हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो माय डियर, जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को पता है डेली के डेली आप लोग का जो है वीडियो आ रहा है। तो आप लोग जितना भी वीडियो हम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि हम फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देना नहीं चाहते हैं और आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो हम दे रहे हैं सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको तैयारी करते कंप्लीट करते चलिए। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं यह हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का है, जो कि थर्ड ईयर का है, ठीक है। आज लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड से। क्वेश्चन का नाम है, आपके सामने में क्वेश्चन देख सकते हैं, ESI। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखना है। तो देखिए, कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में लिखिए, या कभी कभी आपसे पूछेगा कि राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का वर्णन करें, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीक़ा से हम कंप्लीट ही क्वेश्चन को क्यों नहीं देख ले, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में देखते हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी होता है, और एम्प्लॉयर मतलब तो यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य, इंश्योरेंस मतलब बीमा, और स्कीम मतलब योजना। ESIS होता है, ठीक है ना, ESIS होता है। यह जो है हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखना है। इसी में देखेंगे कि जो जो कर्मचारी होता है उसको कौन कौन से जो है सुविधाएं इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा पूछा गया है। और मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर आपको QB पढ़ना हो, क्वेश्चन बैंक अगर देखना हो पूरे 8 साल का फ्री में, तो आप लोग nursingyan.com पर जाइए, वहां पे क्वेश्चन आपको थर्ड ईयर वाले में मिल जाएगा। ओके, चलिए, कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या होता है, ESI स्कीम देख लीजिए। कारखानों में कार्यरत कर्मचारी की बीमारी, व्यावसायिक दुर्घटना, प्रस्तुति आदि के दौरान नगद सहायता एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखते होइएगा कि जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं, तो उस कंपनी में जो कंपनी के मालिक होते हैं, चूँकि अगर मान गए, चूँकि यह एक जो है कानूनी और सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। अगर मानिए सरकार कदम नहीं है अगर उठाती, तो कोई वैल्यू देता, सीधा काम करवाता, और कुछ होता तो उसको बाहर निकाल देता। तो यह जो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इससे होता है कि इससे अगर कोई व्यक्ति कोई कर्मचारी के रूप में किसी कारखाना में, किसी कंपनी में काम करता है, तो जो है उसको इसके तहत जो है उसको बीमारी कोई होता है, या फिर कंपनी में हो रहे काम से कोई दुर्घटना हो जाता है, या फिर उसके अगर वह लेडीज है तो उसका अगर प्रस्तुति होता है, लेबर है, तो इस दौरान उसे नगद सहायता और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो ये चीज़ें समझ गए कि किन उद्देश्य के साथ इसे लाया गया, ये चीज़ समझ गए। कल कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी में व्यावसायिक बीमारियों तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। अब देखते होइएगा आप लोग लोहा लकड़, या देखते होइएगा स्टील प्लांट, लोहा प्लांट, जो भारी वजन के जो भी भारी भरकम फैक्ट्री सब है, उसमें देखते होइएगा कि उसमें जो लोग होता है उसका दुर्घटना बहुत जो है आम बात होता है। जैसे बॉयलर फट गया, रड गिर गया, तो इस सबसे लोगों का दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आप लोग समझिएगा कि ये जो है कल कारखाने में जो भी लोग कार्य करते हैं, जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको व्यावसायिक बीमारी आप लोग को पढ़ाए हैं कि जो काम कर रहे हैं उस काम से कोई बीमारी हो जाता है तो वही व्यावसायिक बीमारी होता है। जैसे अगर कोई कोयला खदान में अगर काम करता है तो कोयला से बीमारी हो जाता है, अलग अलग कारखानों में काम करता है तो उससे भी बीमारी होता है, तो वही व्यावसायिक जो है बीमारी होता है। तथा दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, बातें सही है।
इनके अलावा उनमें अन्य दीर्घकालीन बीमारियां भी होने की संभावना बनी रहती है। अब देखते होइएगा, कोई व्यक्ति अगर कोयला में काम करता है, पत्थर जहाँ पे ईंट पत्थर तोड़ा जाता है, वैसे अगर कारखाना में काम करता है, लोहा लक्कड़ कारखाना में काम करता है जहाँ पे लोहा को गलाया जाता हो, तो देखते होइएगा उसका कण जो है व्यक्ति के श्वास नली में बैठ जाता है, या धीरे धीरे जो है उसको ऐसा बीमारी होता है जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है ना। तो ही कहता है कि अगर उसे व्यावसायिक बीमारी हुआ या दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे समय होते हैं जहां पे उसके दीर्घकालीन क्रॉनिक बीमारी होने की भी संभावना रहती है इन कारखानों में काम करने से। ठीक है। तो यदि कर्मचारी महिला है तो वह गर्भवती भी हो सकती है, ये बातें सही है। इन स्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर कई बार परिवार के पालन पोषण में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका अचानक से कंपनी में दुर्घटना हुआ, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो जाएगा और घर में वह अकेला कमाने वाला है, तो उसके घर में औरों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत होने लगेगा। ठीक है। या कुछ ऐसे उसको बीमारी हो गया काम करते हुए जो उसको जो है घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, या महिला कर्मचारी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है तो उससे जो है घर पर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है उसे क्या होगा कि घर का पालन पोषण करने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समझ गए। तो इन्हीं सब विषम परिस्थितियों में व्यक्तियों को बीमित व्यक्तियों को तथा आवश्यकता अनुसार उनके परिवारों को आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही यह योजना प्रारंभ की गई। अब विभिन्न प्रकार के, मान गया कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी कारखाना में फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको मान गया दुर्घटना में डेथ हो गया, या मान गया जो है उससे ऐसा रोग धर लिया जो उसको लंबे समय तक चला है और वो अब काम करने में असमर्थ हो गया, घर पर बैठ गया। तो और महिला कर्मचारी है तो अगर वह प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो घर पर बैठना पड़ेगा। तो जाहिर सी बातें है कि उसको जो है काम नहीं करेगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वह घर पर बैठ जाएगा, तो घर का और सदस्यों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत कठिनाई आ जाएगी। तो ऐसे में इस योजना का यही मकसद है कि इन सभी विषम परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति है जिनका बीमा हुआ रहता है कंपनी में काम करते हुए, तो उस बीमित व्यक्ति को जो है आवश्यकता अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता किया जाता है और मेडिकल सुविधाएं जो है प्रदान करने के उद्देश्य से यह जो है राज्य जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये स्कीम जो है लाया गया है। समझ गए, प्रारंभ की गई। तो ये चीज़ें समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पास हुआ था। अब यह जो एक्ट था यह एक एक्ट बना, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट जो है 1948 में पास हुआ था। ठीक है। उसके बाद इसमें 1975, 1984, 1989 में कुछ जो है आवश्यक संशोधन किए गए। यह एक्ट पास हुआ 1948 में ही, बट इसमें जो है संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बनने में ही जो है 2 साल का समय लग गया था। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 1948 में तो हमारे देश में उतना ज़्यादा जो है अपना पावर पर नहीं था, अभी संविधान भी हमारा लागू नहीं हुआ था। तो उस समय ही अगर कोई एक्ट बना होगा तो जाहिर सी बात है उस समय बहुत सारे एक्ट जो है अंग्रेज वाला था, तो कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करके जो है एक भारत के तरह जो है बनाने की कोशिश किया गया होगा। तो यह 1975 में, फिर इसके 9 साल बाद 1984 में, फिर इसके 5 साल बाद 1989 में कुछ आवश्यक जो संशोधन होना चाहिए उसको किया गया। संशोधन के मतलब होता है कि कुछ चेंजेज करना, अमेंडमेंट करना। ठीक है। तो ये तो समझ गए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे देश में कार्यरत है। ठीक है। यह पूरे देश में कार्यरत है। 1975 के संशोधन के बाद इसमें शक्ति का उपयोग करने या नहीं करने वाली फैक्ट्री जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो उनको भी शामिल कर लिया गया। अब जब 1975 में संशोधन किया गया तो इसमें यह संशोधन किया गया कि जितने भी छोटे बड़े कंपनी फैक्ट्रीज है अगर उसमें कम से कम 10 कर्मचारी भी है या इससे ज़्यादा है तो उनको जो है इसके अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी छोटा सा भी है, उसमें 10 एम्प्लॉय भी है, 10 कर्मचारी भी है,
तो जो है इसको शामिल किया गया कि 10 कर्मचारी वाला भी कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को बीमा करेगा और करना होगा, ठीक है। तब जाके जो है इसमें जो है 10 छोटे बड़े कंपनियों को भी शामिल किया गया। इसमें जो है संशोधन करने के बाद इसमें जो है सख्ती जो है दिया गया कि कम से कम 10 कर्मचारी भी है तो आपको जो है बीमा करना पड़ेगा, किसका? कर्मचारी का। इसके अलावा दुकानों, सिनेमा घरों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग देखे हैं कि 1985 के बाद 1975 के बाद 84 फिर 89 संशोधन किया गया। तो माय डियर आप लोग को समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसमें संशोधन यहाँ तक कर लिया गया कि दुकान में काम करने वाले, सिनेमा हॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में जो भी कार्यरत कर्मचारी है इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए, बीमित व्यक्ति, इंश्योरेंड व्यक्ति, इंश्योरेंस से जो लैस व्यक्ति है जिसका बीमा हो चुका है, वो जो है बीमित व्यक्ति को बीमारी हो, दुर्घटना हो, गर्भ अवस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं मेडिकल सुविधाओं को निम्न स्रोत होते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो कर्मचारी है अगर उसको कोई बीमारी होता हो या कोई दुर्घटना हो जाता हो या गर्भ अवस्था में, अगर महिला है तो गर्भ अवस्था में होगी, तो उसको जो इस दौरान दे जाने वाली जो आर्थिक सहायता और मेडिकल सुविधा होता है वह जो है कहाँ से मिलता है, ये चीज़ें आपके सवाल में होगा। चूँकि कोई व्यक्ति का अगर 10,000 15,000 का महीना है, 15,000 का, तो उस व्यक्ति को मान गए 2 साल काम किया कंपनी में और उसको जो है कोई दुर्घटना हो गया, सड़क एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जो है वित्तीय सहायता हो, आर्थिक सहायता हो या मेडिकल सुविधा उसे कहाँ से मिलेगा, किन स्रोतों से मिलेगा? तो यही है, निम्न स्रोत होते हैं इनके आर्थिक सहायता के और जो है इनके मेडिकल सुविधा देने के। कौन कौन से जो है स्रोत है देख लीजिए। कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा। अब कुछ न कुछ परसेंट जो है हर एक कर्मचारी जो भी काम करता है किसी कंपनी में, तो मान गए कि उसको अगर कंप्लीट अगर उसका जो है 18,000 सैलरी टोटल अगर बनता है तो इसमें से कुछ परसेंट जो है काट लिया जाता है। मान गए 16,000 दिया गया, इस 16,000 में 2,000 पीएफ काटा जाएगा, मेडिकल काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको 16,000 हाथ में दे दिया और बाकी के 2,000 आपका जो है जमा होगा जो आपको मिलता है। तो यही जो है कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा से मिलता है ये, ठीक है। नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा मासिक रूप से जमा कराए जाने वाला हिस्सा। अब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका सैलरी में से, खुद के सैलरी में से भी कुछ कटता है और कुछ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी भी कुछ हिस्सा जो है देता है। मान गए आपका वेतन है 18,000, ठीक है। इस 18,000 में से 1,000 रुपया आपके सैलरी में से कट जा रहा है प्रत्येक महीने और आपको हाथ में 17,000 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कितना हो गया, इन हैंड 17 मिल रहा है, लेकिन आपका सैलरी कितना है 18। तो इसमें से जो 1,000 जमा हो रहा है, तो इस 1,000 में अगर आपके सैलरी से 1,000 जा रहा है तो जो है आपके कंपनी भी जो है इसमें कम से कम 500 रुपया अगर जमा करेगी तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा। 1,000 तो ये आपका होगा, ठीक है, जो सैलरी से कट रहा है, तो 1,000 ये हो गया, 500 यह कंपनी पर महीने देगी, तो 1,500 पर महीने आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, ESI में, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जमा हो रहा है यह 1,500 रुपये, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही कहता है कि कर्मचारी के मासिक वेतन से काटे जाने वाला हिस्सा, साथ में जो एम्प्लॉयर है जो रखा है व्यक्ति को, कर्मचारी को, वह जो है मानसिक रूप से जमा कराता है तो उसका हिस्सा, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता। अब होता यह है कि जो कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन है, जिस भी कंपनी कोई बीमा करती है तो उसके द्वारा भी सहायता दिया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता। अब जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जहां भी आपका एम्प्लॉय जो है आप हैं, जहां का भी, उस स्टेट से भी जो है कुछ न कुछ अंश जो है दिया जाता है, सहायता किया जाता है।
तो ये सब जो है आपके स्रोत होता है जहाँ से व्यक्ति को ये सब जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई गर्भवती महिला हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो काम छोड़ देता है, नहीं जा पाता है, तो क्लेम करता है, अप्लाई करता है, तो उसको जितना भी हिस्सा जो है उसका बनता है वह उसको मिलता है, और कुछ जो है वित्तीय सहायता भी दिया जाता है, और साथ में मेडिकल जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने पड़ेंगे, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे, क्या चीज़ है, राज्य सरकार भी कुछ इसमें देती है। अब देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए, इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के वेतन में से मासिक रूप से कुल वेतन का इतना % काटा जाता है। अब समझिए आप लोग, मैं बता देता हूँ कि आपको वेतन से काटना कम है। मान गए ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि जो कर्मचारी है उसके वेतन, मूल वेतन में से कुछ कटता है तो वो हिस्सा होगा। उसके बाद जो है आपके कंपनी देगी, एम्प्लॉयर जो है वह देगी, नियोक्ता जो है, जो नियुक्ति किया है वह कुछ हिस्सा जो है डोनेट करेगा आपके नाम पर। ठीक है, उसके बाद सरकार का कुछ हिस्सा देगा, उसके बाद राज्य बीमा कॉरपोरेशन वो कुछ सहायता करता है, और ये सब मिलाकर जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो उस समय मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, मान गए आपका वेतन जो है, मान गए हम 15,000 रुपये हैं। ठीक है, 15,000 रुपये है, समझ गए। 15,000 का 1.7% आप लोग निकालिए कितना होता है। ठीक है, इसका 7% आप लोग निकालिए कितना होता है, इससे ये कट जाएगा, समझ गए। 2 शून्य हटाने के लिए नीचे 100 दीजिए, ओके, 1 से 1 हटा दीजिए। अब आप लोग जो है ये हो गया 0.5 में 175 से गुना कर दीजिए, समझ लीजिए कितना हो जाएगा। इतना जो है 15,000 पर आपके मूल वेतन से इतना कटेगा। ठीक है ना, यानी अगर 175 में 1.5 से गुना करिए, इतना से गुना करिए, जितना भी अगर आ जाए आपके, लगभग कितना आएगा समझ लीजिए लगभग कितना आएगा आप लोग समझ लीजिए, इतना। ठीक है ना, और ये 175 का आधा कर दीजिए, कितना होता है आपका 175 का आधा। ठीक है ना, 175 के आधा कितना होता है माय डियर, तो 175 के आधा मतलब 75 और 12 लगभग आपके 87-88 रुपये। ठीक है ना, तो 100 आप समझ लीजिए 87-88 रुपये, यानी 175 में 88 प्लस कर दीजिए, तो इतना रुपए जो है आपको यह प्रत्येक महीने आपके वेतन से कटते हैं। ठीक है, लगभग समझ लीजिए कि मानिए 250 रुपये मानिए आपके वेतन से जो है जमा हो रहे हैं प्रत्येक महीने। अब ये 250 रुपये आपके वेतन से जमा हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके वेतन का हुआ, लेकिन कंपनी कितना दे रही है, तो कंपनी को देना है 5.5%। ठीक है, अब यह आंकड़ा हो सकता है अभी बढ़ाएगा घटा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह जो है इतना जो है 4.7% जो है यह जो है कंपनी को देना है, कंपनी को डोनेट करना है। जैसे 15,000 है, ठीक है, 15,000 मैं 15,000 मानता हूँ। ठीक है, 15,000 मानता हूँ, 15,000, चूँकि 15,000 पर हम 10,000 मानिए, 10,000 पर आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। 10,000 4.75 है। ठीक है, 4.75 है, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे 4.75 है, समझ गए। इसको आप लोग 100 कर दीजिए % में निकालने के लिए। ठीक है ना, और इसको जो है इससे ये दोनों को काट दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 100 से दे देंगे, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, कितना बच गया 475 रुपये, यानी 10,000 पर अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपके 10,000 पर 475 रुपये आपके जो है कौन जमा करेंगे, कंपनी देंगे। ठीक है, जबकि 175 रुपये कौन देंगे, 175 रुपये आपके होंगे और प्लस 475 रुपये कंपनी देगी। कितना हो जाएगा 0 7 7 14 1 5 हाथ में 1, ये 650 रुपये। महीने के 10,000 वेतन पर मैं कैलकुलेट किया हूँ, तो अगर आपका 10,000 वेतन है तो महीने के आपका वेतन से कटा हुआ इतना % और आपके कंपनी इतना % देना चाहिए, और यह 650 रुपये पर महीने आपके जमा होंगे।
अब ये तो हो गया आपका और आपके कंपनी का, लेकिन 650 में कुछ अंश जो है सरकार, गवर्नमेंट सरकार भी अपना देती है। ठीक है, तो लगभग जानिए कि वही 800 से 1000 रुपये आपके पर महीने, 1000 10,000 का सैलरी है तो लगभग 800 से 1000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं अलग से। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये समझ गए कि कितना % कहाँ से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कर्मचारी राज्य बीमा में के अंतर्गत अन्य लाभ। अब अन्य लाभ में क्या क्या होता है, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत क्या क्या लाभ होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी बीमित व्यक्ति है जिसका बीमा हुआ है उसको निम्न लाभ दिए जाते हैं। क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, जिसका ESI कार्ड बना होता है, आप लोग को पता होना ESI, ठीक है ना, ESIS जिसका कार्ड बना होता है तो उसको जो है चिकित्सीय लाभ, मेडिकल बेनिफिट मिलता है इस योजना के अंतर्गत। अस्वस्थता मतलब बीमारी के लाभ मिलता है, बीमारी में बेनिफिट मिलता है। विकलांगता लाभ, डिजेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मातृत्व बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। दाह संस्कार हेतु लाभ दिया जाता है और पुनर्वास संबंधी लाभ, रिहेबिलिटेशन बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब के सब क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत जो है दी जाने वाली लाभ है। एक बार और देखिए, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मतलब बीमारी से संबंधित लाभ यहाँ पे दिया जाता है, विकलांगता का लाभ दिया जाता है, मातृत्व लाभ दिया जाता है, दाह संस्कार के लिए लाभ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग देखिए पुनर्वास संबंधी लाभ के लिए कुछ चीज़ें दिया जाता है और ये सब जो है आपके लाभ हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आज कंप्लीट हम लोग देख लिए, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ, कब यह एक्ट आया, ये सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर इंग्लिश दिया गया है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यह कितना कितना कौन जो है अपना कोऑर्डिनेट करता है, आपके सैलरी से कितना कटना चाहिए, आपके कंपनी को कितना जो है देना चाहिए योगदान इसमें, तो ये सारे चीज़ आपको लिखना पड़ेगा इसके नॉलेज के बारे में। चूँकि आप इसके करने के बाद आप जॉब में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे सैलरी से कितना कट रहा है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में है तो सरकार हमें कितना दे रही है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में है तो कंपनी हमें कितना दे रहा है। ठीक है, तो ये सब पता होनी चाहिए और ये सब सारे चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो सारे लाभ भी यहाँ पे बता दिए कि इस योजना का लाभ जो है कहाँ कहाँ मिलता है। तो इन सब चीज़ों में जो है आपके लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप और नहीं समझिएगा तो फिर लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, हमें पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बताना है। तो यह एक नीति है स्वास्थ्य के लिए। नीति मतलब क्या होता है, नियम। यह एक नियम बना 2002 में, इसी को नाम दिया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नियम कानून आया, यह पॉलिसी क्यों लागू किया गया, सारे चीज़ों को हमको ध्यान में देना पड़ेगा। तो चलिए, सन 2002 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति में आवश्यक फेरबदल किए तथा नई स्वास्थ्य नीति लागू की जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नाम दिया गया। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भारत सरकार, चूँकि यह नियम पहले भी बना था लेकिन भारत सरकार को लगा कि इस नीति में कुछ चेंजेज करना चाहिए। ठीक है, तो सन 2002 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति में, हेल्थ पॉलिसी में कुछ फेरबदल किया। ठीक है, और कुछ जो है नई स्वास्थ्य नीति लागू की जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नाम दिया गया। ठीक है, आसान है। इस स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2005, 2007, 2010 तथा 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह जो नीति था, अब कोई भी नीति बनता है, नियम बनता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह अजर अमर नहीं होता है। वह जो है एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमारा लक्ष्य फलाने ईयर तक जो है इस चीज़ को, इस नियम को हम लागू करते हैं और उतना तक इसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है, जैसे लक्ष्य निर्धारित कर, जैसे बहुत ऐसे प्रोग्राम है हेल्थ के सेक्टर में जो 2030 तक, 2035 तक, 2025 तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया जाना है। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एवेल्युएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि ये जो हम लागू किए थे, लक्ष्य जो हम इतना साल तक देखे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना,
तो इसी प्रकार से इस नीति के तहत 2005, ठीक है, 2005, 2007, ठीक है ना, 2005 के बाद 2007, 7 के बाद 10 और 10 के बाद 15, इन वर्षों में जो है प्राप्त किए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब ये जो नीति बना ना 2002 में, तो 2002 में ही इस चीज़ को निर्धारित कर दिया गया था कि आगे 3 साल बाद यानी 2005 में, फिर उसके 2 साल बाद 2007 में, फिर उसके 3 साल बाद 2010 में, फिर उसके 5 साल बाद 2015 में कौन कौन से जो है हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को जो है निर्धारित कब कर दिया गया था? 2002 में ही निर्धारित कर दिया गया था। समझ गए? चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था, ताकि समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को और उन्नत बनाया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि कृषि हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में कोई नीति बनेगा तो वो कृषि को बेहतर बनाने के लिए होगा। इसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में कोई नियम बनता है तो वह परिवहन को सशक्त बनाने के लिए होता है। तो सबका अपना अपना क्षेत्र में नीति नियम बनता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 2002 का हेल्थ पॉलिसी है, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पज ये था कि जो भी जन समुदाय है, जो भी व्यक्ति समुदाय में रहते हैं, उसका बेहतर स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराया जाए या सुनिश्चित किया जाए, तथा समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को और उन्नत बनाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ जो है 2002 का हेल्थ पॉलिसी शुरू किया गया। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो लिखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य ये था कि जन समुदाय का बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करना, तथा समुदाय एवं राष्ट्र स्तर पर स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाया जा सके। इसलिए यह नीति जो है शुरू किया गया, इसका यही मुख्य उद्देश्य था। समझ रहे हैं? जन समुदाय मतलब लोग जहाँ रहते हैं, जिस समुदाय में लोगों के जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, और राष्ट्र मतलब नेशनल और समुदाय में जो कम्युनिटी में जो लोग हैं उसके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ गए? चलिए देखिए, कहानी की तरह मन में अगर आप रखते हैं तो आराम से लिख पाइएगा। अगर रटिएगा तो फिर रटने में बहुत चीज़ भूल भी जाता है लोग, ठीक है? खासकर जब लिखने के समय आएगा तो रटा हुआ चीज़ भूलने लगता है आदमी। इसके लिए वर्तमान में मौजूद बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर जोर दिया गया, तथा आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाने की भी कही गई। अब इस नीति जब बदलाव हो रहा था 2002 में, तो इसमें यह भी कहा गया कि वर्तमान में प्रेजेंट में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्ध जो भी ढांचे हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, उसमें सुधार जो है लाने पर जोर दिया गया, तथा आवश्यकता अनुसार जो भी कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें निवेश को बढ़ाने के लिए कही गई। निवेश मतलब होता है कि खर्च उस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कहा गया। जब खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य का फैसिलिटी अच्छा होगा। समझ गए ना? तो इस नीति में ये कहा गया कि मौजूदा जो अभी का ढांचा है, अभी का जो समय है, यह इस हिसाब से नहीं है कि लोगों को और देश को और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि हो। तो इसके लिए जो बुनियादी ढांचा है उसमें वर्तमान में सुधारने पर जोर दिया गया, और साथ में आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसमें निवेश को भी बढ़ाने के लिए, मतलब पूंजी भी बढ़ाने के लिए कही गई इस नीति में। ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद है, देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में पोलियो, कुष्ठ रोग एवं लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जैसी बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। अब 2002 जो नीति बना था, इसमें कुछ बीमारियों को ख़त्म करने का जो है उन्मूलन करने का भी जो है लक्ष्य रखा गया। कौन कौन से? पोलियो, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जैसी बीमारियों को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है? तो याद रखिएगा। साथ ही क्षय रोग, मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा गया।
साथ ही टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य वेक्टर जनित जो बीमारी है उसको नियंत्रण जो है उस पर रखने का लक्ष्य जो है इसी में रखा गया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में कुछ बीमारी है जिसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। उन्मूलन में कौन कौन सा है? कुष्ठ रोग है, पोलियो है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, जैसे बीमारियों को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तथा कुछ बीमारी है जिसको नियंत्रण के जो है लक्ष्य रखा गया, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य जो वेक्टर जनित संक्रामक रोग था वह जो है उसको नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया। तो याद रखिएगा, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य वेक्टर रोगों का जो है नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया। तथा पोलियो हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो गया, इस तीनों रोग का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया तथा इधर इस तीनों का जो है नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा, इस स्वास्थ्य नीति में एड्स जो कि एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है तथा धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, इसकी शून्य वृद्धि दर प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। मतलब अब इस बीमारी में जो एड्स था, एड्स पर भी बात की गई। एड्स पर क्या बात की गई? तो एड्स के बारे में ये कहा गया कि एड्स जो एक खतरनाक बीमारी है तो यह धीरे धीरे जो अपना पैर पसार रही है, इसमें ऐसा काम किया जाए कि इसका वृद्धि जो है 0% हो, मतलब जितना है उतना ही रहे, वृद्धि इसमें इस बीमारी के मतलब और ज़्यादा जो है मरीज इससे संक्रमित न हो, इससे और ज़्यादा बढ़ाव न हो, वृद्धि न हो, यानी 0% वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो आप लोग ये बीमारी के बारे में समझ गए। चलिए क्या क्या समझे? तो उन्मूलन में कौन कौन सा है? कुष्ठ रोग, पोलियो, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है। ठीक है, नियंत्रण वाला में क्षय रोग, मलेरिया और वेक्टर जनित जो भी बीमारी है उसको रखा गया तथा एड्स को 0% लक्ष्य प्राप्त करने के जो है कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर जो कि किसी समुदाय तथा राष्ट्र की स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मुख्य संकेतक इंडिकेटर है में कमी लाने का लक्ष्य भी इस स्वास्थ्य नीति में रखा गया। माय डियर, अब इस नीति के अंतर्गत ये भी चीज़ें रखा गया, लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, दोनों के मृत्यु दर में जो है दोनों के मृत्यु दर को जो है क्या किया गया, देखिए शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर जो कि किसी भी समुदाय हो गया, किसी भी राष्ट्र हो गया, उसके एक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने वाला मुख्य संकेतक होता है। इसमें कमी लाने का भी लक्ष्य जो है इस नीति में रखा गया। अब जाहिर सी बातें हैं, किसी देश में अगर बहुत ज़्यादा जो है माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान हो गया या लेबर के दौरान जो है फीमेल का मृत्यु हो जाता है, औरत माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वो मातृ मृत्यु दर होता है। उसी प्रकार से बात किया जाए बच्चा जन्म लेने से लेकर और बच्चे के कुछ समय यानी शिशु अवस्था में जो मृत्यु हो जाता है तो वह मातृ मृत्यु दर, गर्भ में भी मृत्यु हो जाता है तो वह जो है शिशु मृत्यु दर होता है। तो जैसे किसी राष्ट्र में शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर अगर अधिक होगा तो वह जो है बताएगा कि इस राष्ट्र का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है। ठीक है, अगर जिस राष्ट्र का मृत्यु दर कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो, तो वह बताता है कि इस राष्ट्र का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगा। ठीक है, तो यह भी लक्ष्य रखा गया कि इस दोनों में कमी जो है लाने का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इस सब के अलावा स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का दायरा बढ़ाना, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को बढ़ाना भी इस स्वास्थ्य नीति में लक्ष्यों को शामिल थे। अब बात आती है पैसे की। तो पैसे की बात में इस नीति में यह जो है कहा गया कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खर्च होने वाला जो दायरा है वह जो है क्षेत्र जो है वह बढ़ाया जाएगा। मतलब जो पहले 2 रुपया खर्च होता है तो उस 2 रुपया को बढ़ाकर अब 4 रुपया खर्च किया जाएगा इस क्षेत्र में। तो यह जो है यहाँ पे बढ़ाया गया, मतलब कुल व्यय का दायरा भी बढ़ाया गया। साथ में राज्य सरकार को जो अनुदान केंद्र सरकार
सरकार से मिलता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो यह अनुदान बढ़ाने के लिए भी जो है काम किया गया, लक्ष्य रखा गया। तो ये सारे काम जो है यह पैसे वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया इस नीति के अंतर्गत। ओके, आगे देखिए आगे क्या कहता है इस नीति में। इस नीति की अनुपालन में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ने जो है स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करके बढ़ावा दिया जाएगा। अब इस नीति के अनुपालन में मतलब ये जो 2002 का जो हेल्थ पॉलिसी है, इस नीति के अनुपालन में मतलब इसके समक्ष में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ केंद्रीय स्वास्थ्य जो परिषद है, इन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? जिसके अनुसार मतलब इस जो है प्रस्ताव के अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करके जो है बढ़ावा दिया जाएगा इन सभी चीज़ों को। तो जाके जो है यह चीज़ें सीधा समझिए कि इस नीति के समक्ष मतलब अनुपालन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने स्वास्थ्य से रिलेटेड एक जो है प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को पारित किया, जिसके अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करने का जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा जो है इस प्रस्ताव में कहा गया कि जो भी नर्सिंग सेवा है उसमें सुधार किया जाए, इसके लिए जो है इसमें बढ़ावा दिया गया इस प्रस्ताव में, ठीक है। जैसे नर्सिंग सेवाओं में नर्सिंग शिक्षा हो गया, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह वगैरह नर्सिंग शिक्षा हो गया, स्टाफ नर्स हो गई, ठीक है। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट नर्सों के लिए बेहतर प्रणाली व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत जो है कुछ शिक्षा का भी जो है नर्सिंग सेवा में शिक्षा का भी जो है बेहतर तरीके से करने के लिए जो है नीति बनाया गया। जैसे नर्सिंग शिक्षा हो गया, स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण के लिए हो गई, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो नर्स है उसको बेहतर प्रशिक्षण मिले, ऐसा जो है व्यवस्था इस नीति में किया गया, ठीक है। आगे देखिए नर्सों को, यहाँ पे नर्स होगा, देख लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है। नर्सों को पीएचडी कराने के लिए राष्ट्रीय सहयोग निधि की स्थापना की गई। इस नीति के अंतर्गत ही नर्सों को पीएचडी मतलब नर्स में पीएचडी कराने के लिए सहयोग निधि की स्थापना की जाएगी, ऐसा कहा गया, ठीक है। CGFNS के लिए भारत में परीक्षा केंद्र खोले गए। CGFNS देख लीजिए, CGFNS, ठीक है। इसके लिए भारत में परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कहा गया। विशेष पाठ्यक्रमों को निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। इस नीति में यह भी कहा गया कि कुछ विशेष पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC जो कि अभी भी है, इसके द्वारा किया जाएगा, इस नीति के अंतर्गत कहा गया, ठीक है। उसके बाद है अलग अलग प्रकार के नर्सिंग पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण, रिवीजन एवं संशोधन किया जाएगा, इस नीति के अंतर्गत कहा गया, ठीक है। उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा नर्सों के महत्व को समझा गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना में नर्सों का कार्यदल गठित किया गया। अब नियोजन प्रक्रिया के द्वारा नर्स का क्या महत्व है इसको समझा गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंतर्गत नर्सों का एक कार्यदल जो है क्या किया गया, गठित किया गया, समझ गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 100 करोड़ व 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आपका यही हेल्थ पॉलिसी 2002 था, जिसमें आपको ऊपर से लेकर इसके पूरे डिटेल को मैं एक एक करके बता दिया हूँ। एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं चूँकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्योर यह थियोरिकल है, इसमें कहीं कुछ देखें पॉइंट वगैरह, लेकिन मैं आपको इस तरीक़ा से समझाया हूँ ना कि आपको समझना आसान था। देखिए क्या कहता है, चूँकि यह एक पॉलिसी है तो इस पॉलिसी को भारत सरकार ने लाया, ठीक है, लाया 2002 में। तो इससे पहले भी पॉलिसी हेल्थ के क्षेत्र में चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने जो 2002 में पॉलिसी लाई जिसे हेल्थ पॉलिसी 2002 कहा गया, इसमें कुछ आवश्यक फेरबदल किए गए पहले वाले में और नई स्वास्थ्य नीति लागू की गई, ठीक है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत मतलब जो 2002 वाला नीति है, इसके अंतर्गत पहले ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2005, 2007, 2010 और 2015 में हमें क्या क्या जो है लक्ष्य निर्धारित करना है, क्या क्या प्राप्त करना है। इन सभी सालों का लक्ष्य पहले ही 2002 में ही निर्धारित कर लिया गया। ठीक है, समझ गए। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2002 है, इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि जन समुदाय को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, इसका सुनिश्चित करना तथा समुदाय व राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर कैसे बनाया जाए, उन्नत कैसे बनाया जाए, इसके लिए जो है इसमें बताया गया। ठीक है, लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो वर्तमान में यानी जो 2002 में जो बुनियादी ढांचे था हेल्थ के सेक्टर में, इसको सुधारने के लिए जोर दिया गया तथा आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक मतलब टोटल जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस पर निवेश को बढ़ाने के लिए, पूंजी लगाने के लिए भी जो है कहा गया। ओके, लक्ष्य रखा गया। आगे अब बात आती है बीमारी के बारे में। तो इसी नीति के अंतर्गत 2002 में पोलियो, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसे बीमारियों को उन्मूलन का भी लक्ष्य जो है रखा गया। ठीक है, यानी ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया। अब कुछ नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा गया, जैसे टीबी, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित जो बीमारी था इसको कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया इसी 2002 के नीति के अंतर। ठीक है, उसके बाद एक इसी नीति के अंतर्गत एक जो बहुत खतरनाक बीमारी एड्स है, इसको धीरे धीरे जो अपना पैर उस समय पसार रहा था उसको शून्य वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब इसको बिल्कुल रोक दे, बिल्कुल कोई वृद्धि ना हो, इसका लक्ष्य जो है रखा गया उस समय। ठीक है, आगे लक्ष्य रखा गया कि शिशु दर और मातृ मृत्यु दर को जो है कम लाने का लक्ष्य रखा गया। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का अगर स्वास्थ्य स्तर को जानना है तो उसके शिशु और मातृ मृत्यु दर से आप जान सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र के अगर स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यह शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर एक मुख्य संकेतक होता है और इसी को जो है कमी लाने का लक्ष्य इस नीति में रखा गया। ओके, इसके अलावा भी जो है कुछ और लक्ष्य रखा गया, जैसे कुल व्यय कितना होगा इसका दायरा बढ़ाना था हेल्थ के सेक्टर में, मतलब खर्च करने का दायरा बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात आता है कि इस नीति के अंतर्गत ही एक हमारा केंद्रीय जो स्वास्थ्य परिषद है, इन्होंने एक जो है प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ने नर्सिंग सेवाओं में सुधार करने के लिए जो है बढ़ावा दिया, ऐसा इन्होंने जोर दिया। ठीक है, प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव में ये लाया कि नर्सिंग सेवाओं को बेहतर जो है बनाना है, इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया इसी के अंतर्गत, इसी नीति के अंतर्गत। ठीक है, अब नर्सिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या है, तो नर्सिंग शिक्षा को बेहतर बनाना, स्टाफ नर्स हो गई, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो नर्स होती है उसको बेहतर और जो है प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए, ऐसा प्रस्ताव लाया गया। नर्सों को PhD कराने के लिए राष्ट्र के तरफ से सहयोग निधि की स्थापना की जाएगी, ऐसा ही नीति में प्रस्ताव में लाया गया। CF है, देख लीजिए, CGFNS के लिए भारत में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ऐसा इसमें लाया गया। विशिष्ट पाठ्यक्रमों का निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, ऐसा बताया गया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग नर्सिंग पाठ्यक्रमों का समय समय पर पुनरीक्षण हो, रिवीजन हो, संशोधन किया जाएगा, ऐसा इस नीति के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, आगे कहा गया कि नियोजन प्रक्रिया के द्वारा नर्सों को महत्व को समझा गया इसी नीति के अंतर्गत, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में नर्सों को कार्यदल को गठित किया गया। ठीक है, इसी नीति के अंतर्गत। अब जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए 100 करोड़, वह 11वीं पंचवर्षीय योजना
योजना के लिए 300 करोड़ की रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। और यहीं पर आपका द एंड हो जाता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। इसको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार आप खुद एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, चूँकि यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लीजिए जो इंग्लिश वाले हैं, अगर वो हिंदी में अभी तक समझ लिए तो इंग्लिश में लिखना उनका अपना बस की बातें हैं। अगर इंग्लिश बेहतर है तो आप आराम से जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप बेहतर तरीके से इंग्लिश में डील कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।